हेलो फ्रेंड, जोहार। आप सभी का आपकी स्टडी में स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ठीक है, कि खोटा में प्रथम यानी AK-47, ठीक है, तो उसी अंदाज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें क्या कि झारखंड के जितने सारे जो एग्जाम होंगे खोटा से संबंधित, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से रहेगा, ठीक है, शॉर्ट रहेगा। इसमें सारे क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। इसमें 47 क्वेश्चन है, यानी 47 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हम आपको 47 क्वेश्चन से भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन के रूप में बताएंगे, ठीक है। यानी जितना क्वेश्चन है सो प्लस उसमें एक्सप्लेनेशन जो है सो सारा कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में मिलेगा। तो आप लोग अंत तक इसको देखें, पूरा आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसमें। तो क्या है हमारे पास खोटा में प्रथम, ठीक है, कि हमारे खोटा भाषा में जो कुछ प्रथम है उससे संबंधित इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है कि खोटा पहिल कवि मानल जाहत, ठीक है, कि खोटा के सबसे पहले कवि कौन है, तो कौन माने जाते हैं, तो उनको बोला जाता है राजा दलेल सिंह, जिनको दलशाह के उपाधि के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, आप एक चीज ये भी जानिए कि जैसे खोटा भाषा साहित्य जो है इसको 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। आपको याद रखना है कि खोटा भाषा साहित्य जो है इसको 3 भागों में बांटा गया। प्रथम जो भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आदिकाल, दूसरा होता है मध्यकाल और तीसरा होता है नवयुग। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1750 से लेकर के 1900 तक। दूसरा है ये 1900 से लेकर के 1950 तक, और ये है 1950 से लेकर के अब तक। यानी कुल मिलाकर के ऐसे समझिए कि जैसे हमारा खोटा भाषा जो साहित्य है ना उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो था आदिकाल 1750 से लेकर के 1900 के बीच में था। उसके अंतर्गत जो लेखक थे, जो काव्य थे, रचनाएं वो हुआ, ठीक है। उसमें यानी उसमें जो था प्रबंध काव्य को ज्यादा लोग फोकस करते थे, जो वहाँ के लेखक हुआ करते थे सो, ठीक है, और अपना भक्ति वाला जो होता था उसमें। मध्यकाल में हुआ करते थे और फिर नवयुग में। तो आदिकाल में जो कवि हुआ करते थे ना उसी में लेखक हुआ करते कौन, राजा दलेल सिंह, ठीक है, जिनके द्वारा जो लिखा गया था ना वो शिव सागर या फिर है ना लीला अमृत जो था वो उनके द्वारा रचनाएं लिखे गए थे। तो आपको ये याद रखना। फिर मध्यकाल में याद रखना कि इसमें कौन थे, जो ये पीरियड होता है 1900 से 1950 में, इसमें आ रहे थे भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, ठीक है, जिनको व्याकुल के नाम से जाना था। और नवयुग में आते थे सारे कवि जो 1950 से अब तक, यानी इसमें सारे हो जाते हैं श्रीनिवास पानुरी जी, है ना, फिर AK झा या फिर अन्य जो जितने सारे लेखक हैं अब इसमें आना चालू हो गए हैं। तो आपको ये थोड़ा सा संक्षेप में याद रख लेना। तो हम लोग वही जानेंगे कि खोटा के सबसे पहले कवि कौन माने जाते हैं, तो राजा दलेल सिंह, जिनको हम लोग दलशाह के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। उसी तरह से देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि खोटक पहिल प्रबंध, है ना, महाकाव्य माना जाहत को, तो शिव सागर। अब ये शिव सागर जो है ना ये भी राजा दलेल सिंह के द्वारा लिखा गया क्या है, एक प्रबंध काव्य है। अब प्रबंध क्या होता है आपको ये जानना होगा कि जैसे कोई कहानी जो है वो कविता के रूप में लिखा जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रबंध काव्य कहते हैं। अब प्रबंध काव्य जो होता है ना वो 2 प्रकार का होता है। आपको ये भी याद रखना कि प्रबंध काव्य जो है वो 2 प्रकार का होता है। प्रबंध काव्य, ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है महाकाव्य, ठीक है, और एक होता है खंड काव्य, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है 2 चीज होता है, क्या चीज, एक महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य क्या होता है, ये थोड़ा सा बड़ा कहानी होता है जिसमें 8 सर्ग से क्या होता है, ये ज्यादा होता है। और ये जो खंड काव्य होता है ये थोड़ा सा छोटी कहानी होता है जिसमें है ना 8 खंड से क्या होता है, कम होता है। यानी ये भी कविता ही ये होता है, यानी कहानी कविता के रूप में लिखा जाता है। जैसे खंड काव्य में आपका आ जाएगा दामोदर कोराय, ठीक है, लेकिन ये जो महाकाव्य है इसमें आ जाएगा कौन सा, शिव सागर आएगा, ठीक है। इसके कवि कौन है या फिर लेखक कौन है, तो राजा दलेल सिंह। इसमें क्या 700 पेज है, लेकिन इसमें 12,000 जो है ना वो दोहे हैं, ठीक है। जो कविताओं की पंक्तियां हैं वो कितना है, 12,000। तो आपको ये दोनों चीज याद रख लेने हैं कि सबसे पुराना जो पहले कवि थे कौन, राजा दलेल सिंह थे, उनके द्वारा जो लिखा गया है ना महाकाव्य जो था, प्रबंध महाकाव्य, तो ये याद रखना कितना, ये था शिव सागर। और अच्छा एक चीज यार आपको याद रखना है कि अभी तक खोटा में टोटल जो है ना वो 14 महाकाव्य मतलब प्रबंध काव्य हो चुके हैं, ठीक है, याद रखना आपको कि ठीक है, प्रबंध काव्य जो है आपको कितना है, 14 हो चुके हैं। तो ये याद रखना है। उसमें से सबसे ज्यादा अच्छा प्रसिद्ध जो है वो है कौन, दामोदर कोराय। तो याद रखना, जिसके लेखक कौन है, जिस कवि कौन है, तो शिवनाथ परमाणिक है। तो ये भी याद रखना है। उसी तरह से याद रखिए कि खोटा के सबले पहले रीति ग्रंथ कौन है, तो रीति ग्रंथ जो है ना ये है काव्य मंजरी, ठीक है। ये इसके कवि कौन है, तो ये है पद्म दास या फिर पद्मनु दास। ये वही व्यक्ति हैं जो ये राजा दलेल सिंह है ना उनके ये पुत्र हुआ करते थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगला है कि सामाजिक धारा के पहले खोटा कवि के है, तो ये याद रखना है कि जो सामाजिक धारा के पहले खोटा कवि है ना जिनको कहते हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा, इनको व्याकुल के उपनाम से भी जाना जाता है। ये मध्यकाल के कवि हैं, तो ये भी आपको याद रखना है।
अब मध्यकाल में जो काव्य का रचना जो होता था ना, इसमें आपका गीतात्मक पर ज्यादा फोकस करता था, मतलब गीत लिखने पर इन लोग ज्यादा फोकस किया करते थे, ठीक है। क्योंकि आदिकाल, मध्यकाल, नवयुग बताया तो अलग अलग काल में अलग अलग रचनाओं का प्रमुख दिया, मतलब उसमें प्रमुखता दिया जाता था कि इस पीरियड में ये रचना लिखा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए अगला कि खोटा में कि सबसे पहली खोटा पत्रिका कौन है, ठीक है। तो याद रखना है सबसे पहला खोटा पत्रिका कौन है, मातृभाषा है, जिसके संपादक कौन है, श्रीनिवास पांडुरी जी है, ठीक है। याद रखना श्रीनिवास पांडुरी जी का जन्म याद रखना है आपको। देखिए याद रखना है कि ये मातृभाषा के संपादक कौन हुआ करते थे, श्रीनिवास पांडुरी जी। इनका जन्म जो हुआ था कितना, 25 दिसंबर 1920 को हुआ। इसी दिन हम लोग खोटा भाषा के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। खोटा भाषा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। क्यों? क्योंकि खोटा भाषा को बढ़ाने में श्रीनिवास पांडुरी जी को क्या है, बहुत ही योगदान है, ठीक है। ये याद रखना। ये पहले कवि, इनको खोटा का भीष्म पितामह कहा जाता है जी, खोटा का टैगोर कहा जाता है और खोटा का वाल्मीकि भी कहा जाता है। तो ये सारे कुछ इनको याद रखना है। इनके द्वारा बहुत सारे रचनाएं लिखे गए, जैसे आंखें गीत है, ठीक है, बाल किरण है, ठीक है। ये सारे मेघदूत का इन्होंने उपन्यास नाटक को क्या किया था, ठीक है, खोटा में अनुवाद किया था, उद्भासल कर लिखा, बहुत सारे चीज लिखे हैं। तो इनके बारे में याद रखना आपको, ठीक है। ये इनको यादी कवि के भी नाम से जाना जाता है। अगला पढ़ेंगे हम लोग कि सबसे पहली समाचार और साहित्यिक पत्रिका कौन था, ये था खोटा। ये भी आपको याद रखना है। इसके भी संपादक कौन थे, तो श्रीनिवास पांडुरी जी थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है कि सबले पहल खोटा मासिक जो बुलेटिन हुआ करता था वो हुआ करता था कौन, तितकी हुआ करता था। कौन, तितकी। और तितकी के संपादक कौन हुआ करता था, विश्वनाथ दसौंधी राज। ये जो तितकी जो पत्रिका थी ना, इसका 3 बार प्रकाशन हुआ करता था, ठीक है। 3 जगह से इसको प्रकाशन हुआ था। तितकी, चलिए यहाँ पे समझते हैं हम लोग तितकी कहाँ पे। तितकी ये इसका 3 जगह से प्रकाशन हुआ करता था। पहले होता था हाँ कतरासगढ़ से, कहाँ से, कतरास से, ठीक है। दूसरा हुआ करता था रामगढ़ से, ठीक है। और तीसरा हुआ करता था बोकारो से। तो ये याद रखना आपको। पहले कतरासगढ़ से जब हुआ करता था ना, इसके संपादक हुआ करते थे कौन, विश्वनाथ दसौंधी राज। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि कौन सा, विश्वनाथ दसौंधी राज, ठीक है। ये याद रखना कहाँ से, जब कतरासगढ़ से हुआ करता तब, इसलिए तितकी को बोला गया। तितकी का सबसे पहले संपादक कौन हुआ करते थे, विश्वनाथ दसौंधी राज। लेकिन यही तितकी का फिर दूसरा रामगढ़ से जब होता था ना, तब इसके संपादक हुआ करते थे ए.के. झा। कौन हुआ करते थे, तो ए.के. झा हुआ करते। और जब बोकारो से हुआ करता था तब इसके हुआ करते थे कौन, तो शांति भरत हुआ करते थे, शांति भरत। और इसके साथ ही एक याद रखना है, प्लस दिनेश दिनमणि हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, तो दिनेश दिनमणि। ये सारे कुछ आपको याद रखना है, ठीक है। कि आपको याद रखना है रामगढ़ से कौन प्रकाश संपादक किया करता था, ए.के. झा। कतरासगढ़ से विश्वनाथ दसौंधी राज और बोकारो से शांति भरत और दिनेश दिनमणि दोनों मिलके किया करते थे। तो ये भी आपको याद रखना है। इसीलिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि पहला मासिक खोटा बुलेटिन पत्र कौन संपादक किए थे, तो विश्वनाथ दसौंधी राज। ये याद रखना है। इनके द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध नाटक लिखा गया, कौन सा, तो आपको अजगर याद रखना है। और यही व्यक्ति है जो श्रीनिवास पांडुरी जी को, है ना, बोले थे कि एक खोटा के क्या है, भीष्म पितामह भी हैं। तो ये भी याद रखना है इनके बारे में फैक्ट, ठीक है। अजगर नाटक जो है वो क्या है, तो आपके बारे में उसमें पढ़िएगा। नेक्स्ट है कि सबले पहले ना गद्य लेखक के थे, तो गद्य लेखक यानी श्रीनिवास पांडुरी जी थे। गद्य लेखक मतलब जैसे हम लोग खोटा साहित्य ना 2 भाग में बांटा जाता है, ठीक है। पहला जो होता है जैसे खोटा साहित्य है, आप इसको समझिएगा कि खोटा साहित्य जो है इसको 2 भाग में बांटा गया। एक होता है गद्य भाग होता था, ठीक है, और एक होता था पद्य भाग, ठीक है। अब गद्य भाग में क्या होता था, जैसे इसमें हम लोग पढ़ते थे कहानी पढ़ा करते हैं और निबंध पढ़ा करते थे, कहानी और निबंध पढ़ा करते थे। लेकिन पद्य भाग में क्या पढ़ते थे हम लोग, इसमें कविताओं का पढ़ते हैं, ठीक है। कविता वगैरह जो होता है सो जिसमें प्रबंध काव्य भी हो गया, खंड काव्य भी हो गया, तो सारा कुछ हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो ये याद रखना है। तो क्या याद रखना है, सबसे पहले जो गद्य लेखक कौन थे, श्रीनिवास पांडुरी जी थे। ये भी याद रखना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले उल्थाकरण, उल्थाकरण यानी है ना, यहाँ पे देखिए अनुवादित लिखेगा, ठीक है। ऐसा समझना है कि उल्थाकरण का मतलब हो गया कि अनुवाद किया होगा, ठीक है। जैसे हम लोग किसी चीज को अनुवाद करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्या चीज, मेघदूत। आपको याद रखना है कि मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया था, कालिदास के द्वारा लिखा गया था। लेकिन कालिदास जो उसको लिखे थे किस में लिखे थे, संस्कृत में लिखे थे। लेकिन श्रीनिवास पांडुरी जी उसको क्या किया ना, इसी चीज को ये खोरठा में अनुवाद कर दिए थे। क्या चीज में अनुवाद कर दिए थे, खोरठा में। तो याद रखना आपको कि खोरठा भाषा में अनुवाद किया गया पहला जो रचना था वो कौन था, मेघदूत था, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। किसके रचनाकार कौन थे, तो श्रीनिवास पांडुरू जी थे। तो ये भी याद रखना है। जिनका निकनेम चनफन के चिनिवास के नाम से भी जाना जाता है। ये चिनिवास के भी निकनेम से जाने जाते हैं। तो ये भी इनके बारे में याद रखना है। इनके द्वारा लिखा गया रचना जैसे था आंखें गीत भी था, तो ये भी याद रखना है। इनके द्वारा नाटक जो था कौन है, तो चाभी काठी, उद्भासल कर्ण, ये भी याद रखने हैं।
चलिए सबसे पहले जो नाटक है कौन है, तो देखिए उद्भासल कर्ण है। अभी जैसे मैंने बताया तो उद्भासल कर्ण, इसमें ये लेखक कौन है, श्रीनिवास पांडुरंग जी है। उद्भासल कर्ण है, ये महाभारत के एक पात्र है, कर्ण के ऊपर लिखा गया है। इसका मतलब होता है ना, उपेक्षित कर्ण, ठीक है, यानी उसको तिरस्कृत कर्ण, है ना, बहिष्कृत कर्ण, मतलब उनको जितना उनमें था एबिलिटी उस तरह से उनको महत्व नहीं दिया गया। किनको, कर्ण को, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये इसका मतलब हो गया। तो इसके लेखक कौन है, श्रीनिवास पांडुरंग। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना कि उद्भासल कर्ण के भूमिका कौन लिखे हैं, ठीक है, भूमिका लिखवैया कौन है, आपको ये चीज को बताना कमेंट बॉक्स में। आपको फिर याद रखना कि खोटा में जो पहली कहानी है ना, पहली कहानी कौन है, ठीक है, तो पहली कहानी है ये है आपन कर्णिक देवेक दोष, ठीक है, आपन करनी और देवेक दोष, यानी हम लोग जो कुछ करते हैं सो और उसको हम लोग किसके ऊपर मार देते हैं, भगवान के ऊपर, क्या रे इसी चलते हुआ है। तो ये किसके लिखा गया है, तो ये भी याद रखना है श्रीनिवास पांडुरंग जी के द्वारा, क्योंकि ये खोटा के पहले लेखक थे जो गद्य लिखते थे, तो कहानी गद्य के रूप में आता है। तो याद रखना इसके कौन, श्रीनिवास पांडुरंग जी थे, ठीक है। फिर याद रखना कि पहला प्रकाशित उपन्यास कौन था, ठीक है, तो पहला प्रकाशित उपन्यास जो था जिंदगी टोह था, जिंदगी टोह। अब इसके लेखक कौन थे, तो चितरंजन महतो चित्रा जी हैं। कौन है, चितरंजन महतो चित्रा जी हैं, ठीक है, ये था। चलिए आपको एक क्वेश्चन यहाँ से हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, ऐसा आपको बताना है कि चितरंजन महतो के द्वारा लिखा गया एक कहानी संग्रह है, ठीक है, उस कहानी संग्रह का नाम आपको बता देना है। तो देखिए जिंदगी टोह इनका द्वारा लिखा गया क्या है, पहला उपन्यास है, और खोटा का भी ये क्या है, पहला उपन्यास है, तो ये भी याद रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि पहला प्रकाशित उपन्यासकार कौन थे, तभी जस्ट हमने पढ़े चितरंजन महतो चित्रा जी थे, जिसका क्या था उपन्यास, है ना, जिंदगी टोह था, ठीक है, जिंदगी टोह था, ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा एक चीज और आपको याद रखना है कि कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि श्रीनिवास पांडुरंग जी का पहला उपन्यास कौन था, ठीक है, तो इनका द्वारा लिखा गया था रक्तिक रांगल पाखा, तो ये भी याद रखना, रक्तिक रांगल पाखा इनका उपन्यास था, किनका, श्रीनिवास पांडुरंग जी का, तो याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि पहली कविता संकलन 3 कविता गोष्ठ था, इसमें वो क्या नाम था उसका, तो इसका नाम था माला फूल। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पहला ऐसा जो कविता संग्रह जो छपा था ना, उसका नाम क्या था, माला के फूल था। इसमें एक कोई है ना व्यक्तिगत कवि नहीं लिखे थे, उसमें क्या कहते, 3 कवियों मिल करके इसमें लिखे थे। एक कविता जो भी हुआ वो प्रकाशित करवाया गया था, यानी 3 कवि मिल गए थे। सपोज मान के कभी 1, कभी 2, कभी 3, यानी 1, कभी B, कभी C, 3 कवियों मिल करके उनका नाम था, ये तीनों के यहाँ पे प्रकाशित करवाए थे। तो ये याद रखना, क्या नाम था उसका, माला फूल। लेकिन उसके संपादक कौन थे, तो श्रीनिवास पांडुरंग जी। तो आपको क्वेश्चन में यही याद रखना है ना कि सबसे पहला जो कविता संकलन का नाम क्या था, तो माला के फूल। उसके संपादक कौन थे, तो श्रीनिवास पांडुरंग जी थे। फिर अगला क्वेश्चन की पहली कहानी संग्रह था जो कि अभी अप्रकाशित है, ठीक है, तो रक्तिक भिंजल पाखा, इसके लेखक कौन है, श्रीनिवास पांडुरंग जी। तो ये भी याद रखना है। फिर यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली खाटी कहानी संग्रह। खाटी का मतलब आपको बताते हैं, खाटी का मतलब क्या होता है, कि जैसे क्या ना कभी कभी कहानी जो होता है ना, उसमें कहानी भी होता है और कविता भी होता है, ठीक है, लेकिन यदि प्योर खाली उसमें खाली कहानी का ही संकलन किया जाए ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं खाटी कहानी, खाटी कहानी, ठीक है। तो उस तरह से आ जाएगा कौन सा, फरिच डहर। अब आपको बताते हैं जैसे सोंध माटी है, ठीक है, अब आपको ये चीज को अच्छा से समझाते हैं सोंध माटी कैसे है। तो सोंध माटी का मतलब आप समझिएगा यहाँ पे कि सोंध का मतलब क्या था, सुगंध, और माटी का मतलब होता है ना मिट्टी, यानी मिट्टी की सुगंध, यानी मिट्टी की खुशबू। यह जो है ना सोंध माटी, ये कहानी भी है, ठीक है, और ये कविता भी इसमें है, ठीक है, दोनों चीज है इसमें, ठीक है, ये याद रखना है। अब इसमें कहानी कितना है, तो 10 कहानी है और 31 इसमें क्या है, कविता है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से सोंध माटी आपसे पूछा जाएगा तो ये कहानी एवं कविता संग्रह है, ठीक है, यानी दोनों चीज मिला हुआ है। तो ये प्योर का मतलब पूरा खाटी कहानी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ जो फरिच डहर है ना, ये पूरा खाटी मतलब कहानी संग्रह, इसमें और कविता वगैरह जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसीलिए बोला कि पहली खाटी कहानी संग्रह कौन है, तो फरिच डहर। और इसके लेखक के याद रखना नाम पंचन महतो। क्या नाम है इसका, याद, पंचम महतो। तो ये चीज एकदम सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद आएगा। देखिए दोस्तों ये ऐसा जो प्रश्न हमने यहाँ से लिया है ना, कि ऐसा क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में, जो जिसमें भी खोटा भाषा आपका एक एग्जाम पेपर होगा, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन एकदम रहेगा तो रहेगा, ठीक है। ऐसा कभी ये पूछ दिया जाएगा, कभी वो पूछ जाएगा, कुछ भी पूछा जाएगा, इसलिए इसको आपको छोड़ना नहीं है। सारे कुछ इसको आराम से अच्छा से क्या पढ़ के जाने हैं, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में क्या होगा, कोई भी कठिनाई ना हो, ठीक है। और हम लोग अपना जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को क्या करें, एक लेवल को क्या करें, नेक्स्ट करके जाए, मतलब ऊपर करके जाए, अच्छा से तैयारी करके जाए, ताकि कुछ भी क्वेश्चन आ जाए उसको क्या करें, अच्छा से सॉल्व कर पाए, ठीक है। ये था।
यदि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छा लग रहा होगा तो क्या कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, कमेंट कर दीजिए, उनको भी बता दीजिए कि ये सेशन आपके लिए क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए खोटा के व्याकरण। ठीक है, खोटा का व्याकरण जो था पहला वो था खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण। ठीक है, क्या था इसका कि खोटा साहित्य एवं सदानिक व्याकरण, जिसके लेखक कौन थे तो ए.के. झा के द्वारा। क्योंकि आप जानते हैं ना कि जैसे हिंदी ग्रामर होता है, वहां पे भी हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, उसी तरह से क्या है खोटा में भी व्याकरण है, उसका भी हम लोग खोटा में पढ़ते हैं। तो इसका पहला जो था ना सदानिक व्याकरण लिखे थे वो कौन थे लिखे थे, ए.के. झा लिखे थे। तो आपको ये याद रखना कि पहला जो व्याकरण लेखक थे कौन थे तो ए.के. झा ही थे। ठीक है, तो याद रखना। खोटा के पहिल छपल नाटक जो था ना वो याद रखना, नाटक कौन था। ठीक है, एकांकी रूप में इसको पहले था लेकिन अभी ये बहुअंकी हो गया। तो याद रखना क्या चीज, डाह। इसके लेखक कौन है, सुकुमार, जिनका पूरा नाम क्या होता है तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा। क्या याद रखना है नाम इसका तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा, सुरेश कुमार, ठीक है, विश्वकर्मा, ये याद रखना। ठीक है, इनका जन्म कब होता है तो होता है 2 नवंबर, ठीक है, 1956 के होता है। ये याद रखना है, ये याद रखना है। ये जो नाटक है डाह नाटक, ठीक है, ये सामाजिक आधारित नाटक है, तो ये भी आपको याद रखना है ना। इसका पहला बार जो इसका नाटक खेला गया था, यह खेला गया था कब, बसंत पंचमी के दिन। कब तो 1984 में, आपको याद रखना 1984 में ये खेला गया था। ठीक है, याद रखना है कि इस डाह नाटक को 3 बार प्रकाशन किया गया है। ठीक है, ऐसे इसको 3 बार प्रकाशन किया गया। कब कब तो पहले बार हुआ था 1992 में, फिर हुआ था 2010 में, ऐसे याद रखना है इसको 2010 में, और तीसरी बार हुआ था 2019 में। ये सारे कुछ इसके बारे में याद रखना है। इसके लेखक कौन है तो डाह नाटक के लेखक कौन है, सुकुमार, जिनका नाम है सुरेश कुमार। ठीक है, तो ये याद रखना है, आपको बता देना। देखिए डाह का मतलब जो होता है वो होता है ईशिया। ठीक है, क्या हो जाता है इसका मतलब, तो आपका मतलब इसका मतलब याद रखना है कि ईशिया हो जाता है, जलन हो जाता है, या फिर कहीं पे इसको आपके बारे में पूछा जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है तो परपरी भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो ईशिया, जलन, परपरी यानी डाह नाटक, ये याद रखना है। और इसके बारे में याद रखना है कि इसमें कुल 3 अंक है। यहाँ एकांकी नहीं है, इसको रखेगा, एक कटिंग है। इसके यहाँ पे 3 खांधा इसमें बटा हुआ, कितना 3 खांधा याद रखना है। ठीक है, खांधा का मतलब एक तरीके से ना अंकी होता है ये। ठीक है, ये खांधा, जिसमें से पहला ऐसे याद रखना कि पहला, फिर इसके दूसरा और यहाँ पे तीसरा। ठीक है, इसमें टोटल 4 अंक है, 4 दृश्य है, इसमें भी 4 दृश्य है और इसमें भी लास्ट में 3 दृश्य है। तो टोटल इस तरह से कितना होगा 4 4 8 3 11, तो टोटल इतना दृश्य है। ठीक है, यदि कोई नाटक हम लोग खेलते हैं देखते हैं तो उसमें दृश्य होता है ना, उसी तरह से ये इतना क्या है इसमें दृश्य है। ये सारा दृश्य के याद रखना है, ये भी दृश्य है। ठीक है, ये सारा दृश्य है, तो ये याद रखना है। इतना सारा कुछ आपको याद रखना है किसके बारे में तो डाह नाटक के बारे में। अगला देखिए क्वेश्चन है कि खोटा पहिल कवि सम्मेलन कब हुआ था तो 5 मई, ठीक है, 1985 को। कहाँ पे, बैदमारा में, बोकारो में। ठीक है, इसके अध्यक्षता कौन किए थे तो अध्यक्षता किए थे डॉक्टर ए.के. झा। ठीक है, और संचालन किए थे कौन, शिवनाथ परमाणिक जी। देखिए यहाँ पे हुआ था ना तो खोटा भाषा को लेकर के था, क्योंकि खोटा भाषा है, जैसे कोई शब्द को अलग अलग कवि या फिर अलग अलग जो लेखक हुआ करते थे अलग तरीके से क्या करते थे, उपयोग में लाते थे, उसको यूज में अलग तरीके से लाते थे। तो कौन सा शब्द को कैसे लिखना है खोटा में, उसके लिए लेकर के एक बैठक हुआ था। ठीक है, तो वही याद रखना कि खोटा का ना पहला कवि सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इस तरह से यहाँ कुछ बात हुआ था। तो ये याद रखना कब तो 5 मई 1985। कहाँ पे इसका संचालन कौन किया था, ए.के. झा थे और शिवनाथ परमाणिक जी थे, ये इसके संचालन और अध्यक्षता किए थे ए.के. झा। ए.के. झा का पूरा नाम क्या याद रखना है तो अजीत कुमार झा। क्या याद रखना है इसका, अजीत कुमार झा नाम था इनका। ठीक है, ये याद रखना है। ये खोटे के बहुत बड़े विद्वान थे, एक तरीके से समझिए इनके बारे में, है ना। ये खोटा में ज़्यादा इनका रुचि भी था और झारखंड के ये मौसम वैज्ञानिक भी कहलाए थे, क्योंकि इनका है ना साइंस में यानी विज्ञान में ज़्यादा रुचि था, लगाव, इसी कारण से इनका झारपात के उपनाम से भी जाना जाता है। तो ये भी याद रखना है, झारपात। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया था ना कि एक सटीक जो था भविष्यवाणी किया था। ये जैसे कोई आज पानी गिरने वाला है, नहीं गिरने, कैसा मौसम रहेगा, इसका सटीक जानकारी ये बताते थे। ठीक है, ये धरा गगन सिद्धांत का भी प्रतिपादन किए थे, तो ये भी याद रखना है। चलिए अगला है कि खोटा के पहल पंजीकृत संस्था कौन था। ठीक है, कि जहाँ से ये होता था तो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद कहाँ, बोकारो में। तो वह एक संस्था था जिसके अंतर्गत ये खोटा भाषा को आगे बढ़ाने की बात इन लोग करते थे, तो याद रखना है। अगला खोटा पंजीकृत पत्रिका कौन था तो लुवाठी था। ठीक है, लुवाठी, जिसके संपादक कौन हुआ करते थे, गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी।
ठीक है, याद रखना है। जैसे हमने तितकी के बारे में बताया था कि तितकी के संपादक कौन हुआ करते थे, ठीक है, तो विश्वनाथ दसौंधीराज, फिर ए.के. झा, शांति भरत और दिनेश दिनमणि, इसी तरह से लुआठिक अलग अलग हुआ करते थे, ठीक है, फिर अलग अलग पत्रिकाओं के हुआ करते थे, तो याद रखना, जैसे करील हुआ करता था, तो ये सारे, ये फिर मातृभाषा, तो आपको ये भी मैंने बताया था कि सबसे पहला जो पत्रिका था कौन था, मातृभाषा था, तो ये सब कुछ भी याद रखना है। अब देखिए खोटा के, देखिए यहाँ पूछा जाके पहला पीएचडी कौन थी, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि पहला खोटा में पीएचडी कौन किए थे, ठीक है, तो याद रखना है डॉक्टर गजाधर महतो। इनको प्रभाकर के उपनाम से भी जाना जाता है, इनको प्रभाकर के उपनाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था कब, 11 फरवरी 1952 को। कहाँ पे, तो ये सिल्ली में पड़ता था, जहाँ पे सहेदा जो था गांव उनका, है ना, रांची में पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। ये जो व्यक्ति थे ये पीएचडी किए थे पहला बार खोटा में, खोटा में पहला पीएचडी कब, तो याद रखना कि ये पीएचडी कब किए थे, 1990 में किए थे, तो ये भी याद रखना है कि 1990 में ये पहले पीएचडी किए थे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है ये कि खोटा भाषा में देखिए पहला एमए कौन किया था, एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट, तो ये किए थे कौन, बीएन ओहदार किए थे। ये कब किए थे, तो 1986 में किए थे, ये याद रखना आप, कब किए थे ये, 1986 में। बीएन ओहदार, इनका पूरा नाम क्या होता है, ठीक है, भोगनाथ ओहदार, क्या होता है, भोगनाथ ओहदार, ये याद रखना, भोगनाथ ओहदार, भोगनाथ ओहदार, ठीक है, याद रखना। इनको खोटा का सब्यसाची भी कहा जाता है जी, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखना है 2 सितंबर, ठीक है, 1900 कब, 1952 को। कहाँ पर, ग्राम चेटर, रामगढ़ जिला में हुआ था, तो ये याद रखना है। तो सब याद रखना है कि खोटा में पीएचडी कौन किए थे सबसे पहले, ठीक है, तो याद रखें कि ये किए थे आपके गजाधर महतो। फिर एमए कौन किए थे, तो भोगनाथ ओहदार, जिनको हम लोग ना बीएन ओहदार के नाम से जानते हैं। अच्छा एक चीज और आप याद रखना कि खोटा भाषा में एक ना नया लिपि कौन बनाए थे, ठीक है, अलग लिपि, जैसे खोटा भाषा की लिपि होता है देवनागरी, लेकिन उसके अतिरिक्त एक लिपि बनवाए थे, उनका नाम था दिनेश दिनमणि, ये भी याद रखना आपको, ठीक है, दिनेश दिनमणि, तो ये भी इनके बारे में याद रखना है, दिनेश दिनमणि के बारे में। अब अगला देखिए कि आकाशवाणी, देखिए है ना कि पहले खोटा लोकगीत गायक कौन थे, कन्हैया लाल यादव थे, ठीक है। और एक अलग आगे पूछा जाएगा कि गीतकार भी कौन थे जिनका गीत ना प्रकाशित हुआ करता था, तो अब उनके बाद ये दिनेश दिनमणि भी थे, उनका भी गीत प्रकाशित हुआ करता है। लेकिन पहला पूछा जाएगा ना आकाशवाणी के पहले खोटा लिख गो तो कौन हो जाएगा, कन्हैया लाल यादव, याद रखना। फिर आकाशवाणी रांची से पहले खोटा कविता पाठ करवैया कौन था, यहाँ देखिए बोला ना खोटा लोकगीत गायक थे, क्या थे, खोटा लोकगीत गायक थे कौन, कन्हैया लाल यादव। और खोटा के कविता पाठ करवैया कौन था, जैसे कभी कभी ना रेडियो पर कोई कविता को सुनाया जाता था पढ़ करके, तो उसको कहते हैं ना कविता पाठ करवैया, तो ये थे नारायण महतो, ठीक है, धनबाद से। अब नारायण महतो ये कौन है पता, ये अपने से ये वकील है, ऐसे याद रखना है कि ये क्या थे, वकील है, और साथ ही साथ ये याद रखना श्रीनिवास पांडु जी के बचपन के दोस्त भी थे, ठीक है। बहुत सारे उनका जो किताब हुआ करता था श्रीनिवास पांडु जी का, उनका प्रकाशन करवाने में इनका बहुत योगदान हुआ करता था, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। जैसे में आपको मिल जाएगा ये उद्भाषण कर्ण हो जाएगा, ठीक है, आंखें गीत, ये सब प्रकाशन करवाने में उनका बहुत योगदान रहा था, किनका, तो नारायण महतो जी का, ठीक है। और ये कविता पाठ भी करवाते थे, कहाँ से, तो रांची से, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरदर्शन ले पहल खोटा लोकगीत गायक के थे, देखिए तो लोकगीत जो गायक था से पाठ करवैया थे कौन, वहां से हमने पढ़ा था कि पाठ करवैया जो थे वो नारायण महतो थे, लेकिन यहाँ पे था कि ये गायक कौन थे, ठीक है, गायक थे कौन, शिवनाथ परमाणिक जी थे। क्वेश्चन में ये बताना है, क्वेश्चन है कि शिवनाथ परमाणिक के द्वारा लिखा गया कौन एक प्रबंध काव्य है, ठीक है, कौन सा प्रबंध काव्य है, आपको उसका कमेंट बॉक्स में नाम बताना है, याद रखना है, जिसमें आपको हिंट दे देते हैं, जिसमें कुल 6 सर्ग है, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए 29 है कि पहला खोटा भिनु लिपि बनवैया के था, ठीक है, तो देखिए अभी मैंने जस्ट इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, तो याद रखना कि ये अलग, भिनु का मतलब क्या होता है, अलग लिपि बनवाने वाले, ठीक है, तो खोटा का मतलब अलग लिपि बनाए थे कौन, तो दिनेश दिनमणि बनाए थे, कब, तो 1900, ठीक है, 89 में। अब इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखना 1969 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है, तो ये याद रखना। इनके द्वारा लिखा गया, ये नाटककार भी थे जी दिनेश दिनमणि, कविता भी लिखते थे, कहानी भी लिखते थे, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। अब आपको कमेंट में बताना है कि इनके द्वारा लिखा गया जो ना फूलकोबी झोर, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनके द्वारा जो फूलकोबी झोर है ना, फूलकोबी के झोर, ये कैसन रचना है, कहानी है, नाटक है, ठीक है, या फिर कविता है, या फिर सब है, क्या है, तो आपको एक कमेंट बताना फूलकोबी झोर कैसन रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि खोटक लेल पहिल पद यात्रा डहर यात्रा है ना क्या था, तो ये था दामोदर ले पारसनाथ पहाड़ यात्रा। देखिए डहर यात्रा क्या होता है ना
कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो उस डहर के बारे में तो उसको वर्णन करते हैं ना, तो उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये था। तो पहली जो डहर यात्रा था वो क्या था, दामोदर पारसनाथ। ठीक है, जब इन लोग इस पे कब किया था, 14 से 15 जनवरी था। और इसके जो लेखक हुआ करते थे ये थे कौन, बंसीलाल बंसी थे, ये याद रखना है। अब आपको एक याद रखना है ना कि जैसे डहर यात्रा, उसी तरह एक यात्रा वृत्तांत होता है। जब हम लोग कहीं गए थे, घूमे टहले दूर वाला चीज को, तो उसके बारे में बताया गया। तो आपको है ना, जैसे पहला यात्रा वृत्तांत कौन है, तो दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा, उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक हैं डॉक्टर चतुर्भुज साहू। ये भी याद रखने, वो अपने कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ एक बार क्या होता है, घूमने के लिए जाते हैं, उसका उन्होंने उसमें वर्णन किया है, तो ये भी याद रखना। फिर पहला राजकीय सम्मान पवैया खोटा साहित्यकार कौन थे, विश्वनाथ दसौंधी राज, वही जो अजगर नाटक के क्या है, लेखक हैं। तो ये भी याद रखना, अजगर नाटक जो था सो उसके लेखक है। साथ ही साथ ये पहला तितकी जो पत्रिका था उसके क्या है, ये संपादक हुआ करते थे। इनका जन्म कब होता है, तो याद रखना है कि 15 अप्रैल 1943 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर, तो भटपुरना कतरासगढ़ में, यह भी याद रखना है। अब देखिए इसमें पहला अखरा सम्मान जो पवैया था, ये किसको ये मिला था, तो याद रखना कि पहला जो अखरा सम्मान पवैया जो थे खोटा साहित्यकार, इनको किनको मिला था, जनार्दन गोस्वामी को मिला था। ठीक है, गोस्वामी को, और किनको मिला था, सुकुमार जी को भी मिला था। अब देखिए इनको ये जनार्दन गोस्वामी है ना, तो याद रखना है कि इनका जो था निक नेम या फिर उपनाम जो होता था वो व्यथित के नाम से जाने जाते हैं। क्या नाम से जाने जाते हैं, ये व्यथित के नाम से जाने जाते हैं। और सुकुमार को, इनका पूरा नाम क्या था, सुरेश कुमार विश्वकर्मा, ये डाह नाटक के लेखक भी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इनको यह अवार्ड जो मिला था ना वो 2007 में मिला था। कब मिला था, 7 में, और इनको मिला था 2009 में, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद कि पहला खोटा रत्न, ठीक है, उपाधि पवैया साहित्यकार कौन थे, यानी कलाकार कौन थे, तो ये थे कौन, सुकुमार जी थे, और इनके साथ और 5 और मिलता है। अब देखिए खोटा रत्न क्या होता है, सबसे पहले ये जानना कि खोटा रत्न, तो जैसे क्या ना भारत रत्न जिस तरह से हमको मिलता है कि भारत है ना सेंट्रल लेवल पर उस तरह से, तो ये झारखंड में ये खोटा भाषा को, ठीक है, बढ़ाने के लिए, खोटा भाषा को, खोटा साहित्य को, ठीक है, उस समाज में कुछ अच्छे काम करने के लिए, या फिर पत्रिकाओं के लिए जो खोटा भाषा में आपका प्रकाशित हुआ है, ठीक है, उसमें आपको उल्लेखनीय योगदान के लिए आपको क्या दिया जाता है, खोटा रत्न दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यही सबको लेखक को मिला था, किनको मिला था, सुकुमार को। ये कब से देना चालू हुआ था, तो 1993 से स्टार्ट हुआ था, याद रखना। ठीक है, इनके साथ बोला और 5 बेगत को किनको किनको मिला था, उसमें डॉक्टर जैसे BN ओहदार भी थे, ये भी थे, सुकुमार भी थे, और भी लेखक थे, उन सारे चीज़ों को मिला था। ठीक है, उसमें से एक जो कवित्री थी, ठीक है, महिला जो थी, उनका मिला था किनको, तो ये गीता वर्मा थी, उनको भी मिला था। कब, इनको भी मिला था 1993 में ही मिला था। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को याद रखना। खोटा के पहली कवित्री जो की थी गीता वर्मा, इनको भी मिला था क्या चीज, खोटा रत्न 1993 में, और सुकुमार को भी मिला था, BN ओहदार को भी मिला था, और सारे 2-3 को लेखक थे उन सबको, मतलब टोटल कितने लोग को मिला था, 6 लोग को मिला था। कब, तो 1993 में। तो ये भी याद रखना कि खोटा रत्न। ठीक है, अब देखिए यही क्वेश्चन है कि पहला खोटा रत्न उपाधि पवैया समाज सेविका कौन थी, तो ये थी गीता वर्मा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खोटा रत्न किसमें मिलता है, तो खोटा साहित्य में, खोटा भाषा में, ठीक है, फिर उसमें समाज सेविका में, या पत्रकारिता में कुछ अच्छे योगदान के लिए, अच्छे उल्लेखनीय काम किए तो उसमें। तो ये जो पहली समाज सेविका थी वो कौन थे, गीता वर्मा, इनको भी मिला था। कब, तो 1993 में मिला था खोटा रत्न अवार्ड, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि खोटा के पहल संस्मरण, ठीक है, बोरवा अड्डा अखय बोर, लेखक कौन थे इसके, शांति भरत। ये प्रकाशित हुआ था किसमें, तो खोटा गद्य पद संग्रह में हुआ था। ठीक है, जिसका प्रकाशन जो हुआ था कब हुआ था, 1989 में प्रकाशन हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना। बोरवा अड्डा अखय बोर जो था ये लिखा गया है किसके ऊपर, तो श्रीनिवास पांडु जी के ऊपर लिखा गया कि शांति भरत जाते हैं सो शिवनाथ प्रमाणिक और एक बंसीलाल बंसी, तीनों जात के मिलते हैं किनसे, है ना, बोरवा अड्डा मतलब जहाँ पे उनका धनबाद में जिनका वहाँ पे घर रहता है, किनसे, तो श्रीनिवास पांडु जी के, उन्हीं के पास इन लोग मिलते हैं, उनसे बातचीत जो करते हैं, उसी का वर्णन इन्होंने भी लिखा किसमें, बोरवा अड्डा अखय बोर, कि वो बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो रहता है उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस है, ये भी एक क्या संस्मरण है, याद है, यानी मनपरवा लिखा हुआ है। तो पहला ये था, दूसरा ये है। इसमें लिखा गया किसके ऊपर, तो राधा कृष्ण के ऊपर लिखा गया। ठीक है, और लेखक किसके कौन है, तो गोविंद महतो जंगली जी है। ठीक है, राधा कृष्ण के बारे में बताते हैं कि वो जो बहुत अच्छे एक लेखक थे। ठीक है, उन्हें मतलब उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस, कि वो जो लेखक थे वो तो क्या हुआ, इस दुनिया में, इस धरती पे नहीं है, उड़ गए मतलब, है ना, उनका तो देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, रह नहीं है यहाँ, लेकिन उनके द्वारा जो लिखी गई रचनाएं हैं, कृतियां हैं, वो आज भी क्या है जीवित है। इसलिए बोला गया उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस, यानी राधा कृष्ण के ऊपर लिखा गया है। तो आपको ये भी याद रखना कि पूछा जाएगा किसके ऊपर लिखा गया है, तो राधा कृष्ण के ऊपर लिखा गया। ठीक
ठीक है। अब वो राधा कृष्ण नहीं याद रखना है जो राधा कृष्णन थे जिनका जन्म होता है 5 सितंबर, ठीक है, वो राधा कृष्णन नहीं, ये दूसरे राधा कृष्णन लेखक है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। इसके लेखक कौन है? तो गोविंद महतो जंगली, जिनका उपनाम जो होता है जंगली के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बताया कि खोटा का पहली यात्रा वृत्तांत क्या था, तो दार्जिलिंग और गंगटोक एक यात्रा था। इसके लेखक कौन थे? तो डॉक्टर चतुर्भुज साहू। इसमें क्या करता था कि अपने जो कॉलेज के विद्यार्थी थे उसके साथ ये जाते हैं। कब? तो 1984 में जाते हैं। तो ये भी याद रखना है पूरा, ठीक है, कि दार्जिलिंग और गंगटोक एक यात्रा लिखे हैं। दार्जिलिंग जाते हैं जो कि असम में है और गंगटोक कहाँ? सिक्किम में। वो दोनों का वहाँ पे गए घूमे टहले वर्णन करते हैं। ठंडा का मौसम भी रहता है, ठीक है, ये सारा कुछ उसमें। फिर आपसे पूछा जाएगा कि पहला निबंध किताब कौन है, ठीक है, तो खोटा निबंध है। कौन है? खोटा निबंध, जिसके लेखक कौन है? बयान ओहदार है, जिनका पूरा नाम होता है भोगनाथ ओहदार, जिनको खोटा का सब्यसाची भी कहा जाता है। अब याद रखना कि खोटा निबंध जो है ना, इसमें कुल 12 निबंध है। क्या है? टोटल कुल 12 निबंध है। 12 निबंध में जैसे होता है ना कि कुछ निबंध क्या फिंगाठी है, कुछ विचारात्मक है, कुछ प्रतीकात्मक है, तो इस तरह से इसमें अलग अलग क्या है तरीके से, है ना, निबंधों का क्या है? संकलन है, ठीक है। लेकिन ये सारे का सारे जो निबंध है वो लिखा गया किसके द्वारा? बी.एन. ओहदार के द्वारा। इसलिए याद रखना कि खोटा निबंध तो है लेकिन कैसा है? तो एकल है, ठीक है, एकल होता है, ठीक है। एक होता है, आपको कभी कभी पूछा जाएगा डोंगल। क्या पूछा जाएगा? डोंगल। अब आपको डोंगल का मतलब समझाते हैं, ठीक है। जैसे डोंगल का मतलब होता है कि कभी कभी डोंगल निबंध पूछा जाएगा या फिर डोंगल कविता पूछा जाएगा। तो डोंगल का मतलब होता है जब, है ना, अलग अलग जगह से चुनना। जैसे आपको गांव देहात में जानते होंगे कि महुआ क्या होता है? चुनना। उसी को हम लोग बोलते हैं डोंगना, ठीक है, कि एक पेड़ से 2 पेड़ से क्या कहते हैं? चुनना। तो उसी तरह से क्या होता है कि अलग अलग जब कविता या फिर अलग अलग निबंध को चुन करके एक किताब में शामिल किया जाता है, उसको कहते हैं डोंगल, ठीक है। यानी अलग अलग लेखकों द्वारा लिखा गया निबंध या कविताओं को एक में सम्मिलित करना डोंगना हो गया। लेकिन एक जो खुद से एक लेखक है वो अपने से लिख रहे हैं और उसमें सम्मिलित कर रहे हैं, तो क्या हो गया? एकल हो गया। जैसे खोटा निबंध है, तो खोटा निबंध में कुल 12 निबंध है लेकिन सारे के लेखक कौन है? बी.एन. ओहदार। तो ये कैसा हो जाएगा? एकल हो जाएगा। और साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा? गद्य भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग गद्य में हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज? कहानी और निबंध वगैरह भी रहता है। तो ये सारे कुछ याद रखना। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन कि पहला यात्रा वृत्तांत किताब कौन था? तो मनचरैया, ठीक है, कौन था? मनचरैया, जिसके लेखक कौन थे? पंचम महतो थे। अब आपको, ठीक है, पंचम महतो के द्वारा एक लिखा गया कहानी था। क्या था? हमने अभी पढ़ा था फरिच डहर। तो इनके द्वारा पहला जो लिखा गया था ना, ये याद रखना कि फरिच डहर, ये इनके द्वारा लिखा गया क्या था? पहला कहानी संग्रह था। तो ये भी याद रखना। और इनका क्या पहला यात्रा वृत्तांत क्या था? मन चिरैया, लेखक पंचम महतो। तो ये सब कुछ याद रखना है। फिर याद रखना कि जैसे पहला संस्मरण किताब कौन था? तो उजरल खांधा था, उजरल खांधा, जिसके लेखक कौन थे? जनार्दन गोस्वामी, ठीक है, गोस्वामी। इनको व्यथित के उपनाम से भी जाना जाता है। तो ये भी याद रखना। फिर खोटा के पहला गीत एल्बम था, कौन था? तो याद रखना सोना रकम पिया। इसके लेखक जो थे या फिर गीतकार बोल सकते हैं, लेखक ने गीतकार समझिए। तो गीतकार जो है, ठीक है, ये गीतकार कौन है इसके? तो दिनेश दिनमणि है, ठीक है, दिनेश दिनमणि, सोना रकम पिया, ठीक है, ये इनका पहला गीत पर, मतलब इस जो था इनका गीत का एल्बम भी निकलता था। इन्होंने दूरदर्शन पर भी गीत को गाया है, रेडियो पर इनका गीत का प्रसारण भी होता है, साथ साथ ये ना एल्बम निकलता है गीत का, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। इनके ये थे गीतकार, मतलब दिनेश दिनमणि, ये नाटककार भी हैं, कहानीकार भी हैं, गीतकार भी हैं, सब कुछ है। तो इनके बारे में याद रखना है बहुत डिटेल से। फिर पहला खोटा के एल्बम में पहल का गीत क्या था? तो वही एक मुट्ठा सुरगुजा, गीतकार वही दिनेश दिनमणि। ये याद रखना है कि खोटा पहल का खोटा सॉरी यानी खोटा का पहला जो एल्बम निकला था वो क्या था? एक मुट्ठा सुरगुजा, ठीक है। और खोटा का पहल गीत एल्बम था ये, ठीक है, ये था गीत एल्बम जिसका नाम था सोना रकम पिया, और ये था खोटा एल्बम जिसका नाम था एक मुट्ठा सुरगुजा, गीतकार दिनेश दिनमणि। ये दोनों कुछ अच्छा से याद रख लेना है। फिर खोटा के पहला ब्लॉग था, ब्लॉग, जैसे ब्लॉग का फुल फॉर्म आप ऐसे याद रखिएगा, ब्लॉग, ये वाला ब्लॉग होता है ना, ठीक है, इसका ब्लॉग को हम लोग क्या लिखते हैं? वेब ब्लॉग। कभी आपसे पूछा जाएगा कि वेब ब्लॉग इसको कहते हैं, तो ब्लॉग को वेब ब्लॉग भी कहते हैं। तो खोटा का पहला जो ब्लॉग लिखवैया क्यों थे? तो ये थे गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी, जिनका जो रचना वगैरह कभी होता था ना, ये आकाशवाणी से प्रसारण भी हुआ करता था, रेडियो प्रसारण में इनका किया करते थे। तो ये भी याद रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा खोटा का पहला ब्लॉग लिखवैया क्या थे? तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी। एकदम सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, ठीक है। ऐसे ये सारे इतने ऐसे क्वेश्चन है जो आपको कोई भी एग्जाम में, है ना, 1 से 2 आ ही जाएंगे, ठीक है, पूछा ही जाता है। तो ये याद रखना आप। और ये देखिए कि खोटा का पहला वेबसाइट कौन था? तो खोटा.in। ये भी याद रखना कि खोटा का पहला वेबसाइट क्या था? खोटा.in। फिर पूछा जाएगा कि प्रथम देबूलाल गोस्वामी कला सामान किसको मिला था? तो ये मिला था सुकुमार जी को। सुकुमार वही दार के नाटक के लेखक थे। इनका पूरा नाम क्या था? सुरेश कुमार विश्वकर्मा। इनका जन्म कब होता है? तो याद रखना है 2 नवंबर कब?
1956 को। तो ये भी याद रखना कि प्रथम अखरा सम्मान किनको मिला था, जनार्दन गोस्वामी वैथित को। कब मिला था जी, तो ये याद रखना 2007 में मिला था, ये 2007। तो ये था ना AK-47, यानी आपको 47 क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन तो नाम के थे, लेकिन इसमें हमने 47 से भी ज़्यादा आपको कराए हैं, यानी आपको 50-60 से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ठीक है, और इसको लाइक भी करें हमारे चैनल को। कमेंट बॉक्स में आप हमारे द्वारा जो पूछे गए है ना सवाल है उसका आंसर देने का कोशिश करें। जिनका आंसर सही होगा उनको हम हर्ट दे देंगे, ठीक है, उनका है ना कमेंट बॉक्स में उसका जो आंसर होगा उनको हम पिन भी कर दिया करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे हम लोग मिलते हैं। ओके।